बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। वैसे भी अब आराम करते करते मुझे काफी दिन हो गए, तो यहाँ से निकलूंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा तो शायद अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ घर पे रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। अमन ने कहा, अच्छा तो हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा। ये कहकर दोनों वहाँ से चले गए। युग अपनी मम्मी भाभी के साथ बैठकर सगाई की कुछ बातों पर डिस्कशन कर रहा था। इतने में रूबल चौधरी की फोन पर चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आई। रूबल चौधरी को ऐसे परेशान होता हुआ देखकर युग उनके पास गया और धीरे से बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ये सुनकर रूबल चौधरी ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, अरे युग, कल अमन के साथ मीटिंग फिक्स की गई है, परंतु अब अमन बीमार है और मैं उसके मैनेजर के साथ बैठकर बात नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्ट अमन से ही बात करना चाहता हूँ और अभी वो शायद ही है कि वो मीटिंग अटेंड करे। ऐसे में अगर हमने लेट किया तो डीले हो जाएगी और बहुत लेट हो जाएगा। तो भैया आप अमन से खुद से बात कर लीजिए ना एक बार। युग कुछ सोचते हुए बोला, मैंने किया कई बार कॉल ट्राई, पर उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। ऐसी बात है? अच्छा भैया, एक आइडिया है, अगर आप चाहे तो आप खुद अमन के घर जाकर उससे बात कर लीजिए। अमन को ऐसे में कंपनी आने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उससे खुलकर बात भी कर लेंगे। बात तो ठीक है, चल ऐसा ही कुछ करते हैं, फोन लगाता हूँ मैं। ये कहकर रूबल चौधरी अपनी जगह से उठकर अपनी मम्मी और वाइफ के साथ बैठकर बात करने लगे। शाम की चाय पीने के लिए सब साथ बैठे हुए थे। तभी आरव और रूही एक साथ बोले, तो अब हम सब कब जा रहे हैं? क्यों प्राची, क्या ख्याल है वापस चलने के बारे में तुम्हारा? प्राची दोनों की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोली, जैसे तुम लोगों को सही लगे। एक बार युग से भी पूछ लो तो फिर सब एक साथ चल लेंगे। हाँ, मैंने बात की थी, पर कल उनकी मीटिंग है अमन के साथ, फिक्स की गई है, तो वो मीटिंग खत्म करने के बाद ही जाएंगे। आरव ने कहा, ओके, मीटिंग है तो अब हम एक दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद ही चले जाएंगे। प्राची के इतना कहते ही मधु उसे टोकते हुए बोली, अभी कहीं नहीं जा रही है मैडम आप, अभी अभी घर से फोन आया था। मम्मी ने बताया कि तुम्हारी मम्मी और मिसेस रेशमा ने मिलकर तुम्हारी और युग की सगाई की डेट 15 दिन के बाद की रखी है, और ऐसे में तुम लोग बार बार यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, यहाँ आओगे, ऐसा करोगे तो यहीं रुक जाओ जब तक सगाई नहीं हो जाती, इसके बाद तो तुम्हें जाना ही है। ये सुनते ही प्राची अपनी जगह से उठकर एकदम चिल्लाते हुए बोली, क्या, मम्मी ने तो मुझे बताया भी नहीं? हाँ, शायद तुम्हें बताना भूल गई हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें बताने वाली हूँ, मधु ने जवाब दिया। रूही मधु की बात सुनकर चाय की सिसकियां लेते हुए बोली, अब हम आए हैं तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग दिल्ली घूम ले, बाकी घर बैठे बैठे तो कोई फायदा नहीं है, अगर घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। बात तो सही है तुम्हारी, आरव भी रूही को सपोर्ट करते हुए बोला। तो फिर कब का प्लान बनाया तुम लोगों ने? जब तुम्हें सही लगे। सब बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे, लेकिन प्राची का ध्यान इन सबकी बातों पर था ही नहीं। वो पता नहीं खोई खोई सी रहती थी और ये बात मधु को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। बाकी सब तो ये सोचकर बात को टाल देते थे, हो सकता है कि प्राची थोड़ा बहुत उदास हो, लेकिन मधु समझ रही थी कि बात ही कुछ और है। कई बार प्राची से पूछने की कोशिश भी करी उसने, हालांकि लेकिन प्राची हर बात घुमा कर इतना ही कह देती थी कि कुछ नई बात नहीं है, मैं बस कुछ चीजों में इन्वॉल्व हूँ, इस वजह से मैं परेशान रहती हूँ, मैं खुद देख लूंगी, चिंता मत करो। प्राची को ऐसा खोया खोया देखकर मधु ने निखिल को कोहनी मारते हुए प्राची की ओर इशारा करते हुए बोला कि अपनी आंखों को चढ़ाकर प्राची की ओर देखा और फिर आरव और रूही को भी प्राची की ओर देखने के लिए इशारा किया। सब प्राची को देखने लगे और प्राची भी पता नहीं कहाँ खोई हुई थी, उसे इतना एहसास ही नहीं हो रहा था कि सारी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। वो बस बैठे बैठे कुछ सोचे जा रही थी। प्राची को ऐसा खोया खोया देखकर पहले तो सब चुप रहे, फिर आरव प्राची के शरीर को हिलाते हुए बोला, कहाँ खोई हो तुम? आरव का स्पर्श पाते ही प्राची एकदम होश में आ गई और अपनी पलकें झपकाकर निगाहें झुकाकर बोली, कुछ भी तो नहीं। कैसे कुछ भी नहीं? कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? बताओ ना प्राची, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो, हम काफी देर से तुम्हें देख रहे हैं, क्या हुआ ये तो बताओ। आरव ने प्राची से कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं बस थोड़ी सी थकी सी थी इसीलिए। प्राची के चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि वो झूठ बोल रही है। उसका शरीर पूरी तरह गर्म था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रूही ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो उसे स्पर्श किया तो देखा
उसके शरीर से हल्की हल्की पसीने की बूंदें गिर रही थी और उसका शरीर पसीने से गीला हो गया था। प्राची को ऐसा देखकर सबको थोड़ी हैरानी हुई। वो पहले भी कभी कभी कहीं खोई रहती थी, लेकिन आज वो नॉर्मल नहीं थी। वो अजीब से रिएक्शन कर रही थी। ये सारी बातें वहां मौजूद हर इंसान को परेशान कर रही थी। प्राची ने जब देखा कि उन सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और सब उसे गौर से देख रहे हैं, तो वो झट से उठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आरव ने निखिल की ओर देखकर कहा, क्या हुआ? इसे काफी परेशान नजर आ रही है। अमन के ख्यालों में खोई होगी और क्या, निखिल ने एक ही झटके में कहा। तो मधु निखिल को ऐसे देखने लगी जैसे पुलिस चोर को देखती है। नहीं यार, अमन के ख्यालों में तो नहीं खोई है, बात कुछ और ही है। कुछ तो छुपा रही है ये लड़की, जो हम लोग को जानना चाहिए। कैसे जाने हम? ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, बस थोड़ा परेशान होगी इसीलिए तुम लोग को ऐसा लग रहा है। चलो अपने अपने काम पर ध्यान दो। ये कहकर मधु उठकर प्राची के पास चली गई। प्राची, क्या बात है? बहुत खोई खोई नजर आ रही हो तुम। कुछ नहीं मधु, ये कहकर प्राची मधु से लिपट कर रोने लगी। प्राची को ऐसे रोते देख मधु ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और उसे सहलाते हुए बोली, बताओ ना, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें परेशानी दे रही हो तो मुझे बोलो ना। इतना सुनते ही प्राची मधु से दूर होकर अपने आंसू पोंछ के फिर खुद को संभालते हुए मधु की बात का जवाब दिए बिना वहां से चली गई। आयशा के जेवरात खो गए थे इधर। इस बात से आयशा काफी परेशान थी, पर अब जब उसने अपने जेवर वापस चाहिए थे तो वो एक अनजान लड़की की कही हुई बात बार बार याद कर रही थी। इसीलिए वो आज अमन से मिलने अमन के घर गई। अमन अभी भी अपने कमरे में आराम कर रहा था। आयशा को देखकर अमन चौंक कर बोला, आयशा तुम फिर से? ये सुनकर आयशा के अमन के पास आकर बैठते हुए बोली, क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या दोबारा? हाँ, ऐसा क्यों कहा अमन ने? क्या कहेगी आयशा? जेवर वाली बात कहाँ तक पहुँचेगी? अगले एपिसोड को जरूर सुनिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा।